बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई? थोड़ा सा मौसम और मज़ेदार सा हो गया हमारा अब कराची का। और हम हमेशा से शो के स्टार्ट में बात कर रहे होते कि यार पहले जब हम बात करते थे, मतलब जब हम दिसंबर में चल रहे थे या जब हम नवंबर में थे, तब हम ये बात कर रहे होते थे कि यार कराची को कब अच्छी सर्दियां एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। सो नाउ ये अब वो टाइम है जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर्दियां। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि प्यारे प्यारे से मासूम से हमारे जो बच्चे इतनी सर्दी में स्कूल जा रहे होते हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन एजुकेशन पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ये तो बात हम भी कर रहे होते हैं। तो यकीनन आज की सुबह का आगाज़ भी आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ है और हमारे साथ अब आप जुड़ गए हैं। तमाम लोग जो हैं, जो हमें वीनस एंटरटेनमेंट पे इस वक्त देख रहे हैं, वो तमाम लोग अब अपनी नई सुबह का एक और आगाज़ जो है वो कर चुके हैं। आज का दिन भी बड़ा स्पेशल होने वाला है। मज़ेदार से गेस्ट हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। लेकिन ये जो टाइम होता है मेरा और आपका छोटा सा टाइम होता है, इसमें हम थोड़े दिल की बातें कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि एक बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा शेयर अब हम करने लग गए हैं कि एक फैमिली बन गया। लाइक मुझे भी बुरा लगता है जब अगर किसी दिन मैं ना हूँ आप लोगों के सामने लाइव। और लाइव शोज़ के अपने मज़े होते हैं भाई, अपनी एक मतलब मैं समझती हूँ मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, चाहे वो मेरी सिंगिंग हो या चाहे वो मेरी होस्टिंग हो। मुझे मज़ा आता है लाइव में। मैं लाइव ही गाना पसंद करती हूँ और मैं लाइव ही बोलना पसंद करती हूँ। मतलब वो रिकॉर्डेड या वो ट्रैक्स, वो उन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी इसीलिए लाइवली बातें कर जाती हूँ, लाइवली चिट चैट कर जाती हूँ कि यार मेरे घर के लोग हैं, मेरी अपनी फैमिली है, वीनस फैमिली है। तो वीनस फैमिली का हिस्सा है आप तमाम लोग। रेगुलर कॉलर्स भी हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो वो तमाम लोग यकीनन वीनस फैमिली का हिस्सा है और हम भी इंजॉय करते हैं आप लोगों को जब आप लोगों की अप्रिसिएशन हमें मिलती है, जब आप लोगों की। और अच्छा मज़े की बात यह है कि लोग हमें सजेशंस भी दे रहे होते हैं और हम उन सजेशंस को दिल खोल के एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। किसी ने हमें कोई सजेशन दिया है कि भाई हमें ये आप गेस्ट बुलाएं, इस फील्ड से रिलेटेड बुलाएं, तो मैं समझती हूँ कि हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे शो को देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं और सजेशंस भी देते हैं। सो जी बात हो रही है आज छोटी सी मेरी और आपकी। हमेशा मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ यार जब भी सुबह उठाकर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पाक की दी हुई बेशुमार नेमतें जो है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। सो आज भी हम कुछ इस तरह से बात करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को टाइम देते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर निगलेक्ट हो जाती है तो वो होती है आपकी अपनी ज़ात। आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते। अच्छा कुछ टाइम पहले तक और शायद अभी भी मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ही फिनोमेना है। मैं भी यही सोचती हूँ कि नहीं यार हमारा काम है, हमारे काम पहली प्रायोरिटी है, हमें जो है वो चीज़ें जो है वो कैटेगराइज करके चलनी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर इस बात का भी एहसास होता है कि यार अगर हम खुद अच्छे नहीं हैं, मतलब अगर हम खुद हेल्दी नहीं हैं, अगर हम खुद अपने आप में स्टेबल नहीं है, तो फिर हम अपनी चीज़ों को कैसे टाइम देंगे। तो बस यही सारी बातें हैं जिन पे हमें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर एक माँ है और वो खुद हेल्दी नहीं है और वो खुद मेंटली स्टेबल नहीं है और वो खुद जो है वो प्यारी खूबसूरत नहीं है, तो वो अपने बच्चों को किस तरह से सारी चीज़ों पे जो है वो लेके चलेगी। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जो टाइम देना है ना, वो अपने आप को देना है। जब हमारे शो में योगा इंस्ट्रक्टर्स आते थे, जब हमारे शो में जो है न्यूट्रिशनिस्ट आए, जब हमारे शो में वो तमाम लोग आए, तो उन्होंने आपसे यही कहा कि भाई अपने आप को टाइम दें। सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपने आप को दें। सिर्फ 10 मिनट, दिन के 10 मिनट अगर आप अपने आप को दे देंगे तो मैं समझती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आप कर सकते हैं। हमारी पाकिस्तान की अगर मैं सिर्फ ख़वातीन की बात करूं टारगेट करके, तो माशाल्लाह से काफ़ी एम्पावर हैं हमारी ख़वातीन और वो कर सकती हैं। वो जब इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, यानी कि जो लोग मैरिड हैं वो अपने मैके को भी मैनेज कर रही होती हैं, ससुराल को भी मैनेज कर रही होती हैं, शौहर को भी मैनेज कर रही होती हैं, फिर अपने जो है वो बच्चों को भी मैनेज कर रही होती हैं। तो जब इतना सब आप कर सकते हैं, सो अपने लिए तो एक मी टाइम थोड़ा सा निकालना मुश्किल नहीं है। अच्छा हमारा मी टाइम क्या है कि हम जो है वो फ़ोन लेके रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। भाई अभी हमारा मी टाइम है, ये आपका मी टाइम नहीं है। आपको अपना मी टाइम भी कैटेगराइज करना पड़ेगा कि उसमें आपने जो है वो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उसमें आपने अपनी ब्यूटी का भी ख्याल रखना है, उसमें आपने जो है वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का भी ख्याल रखना है कि भाई मैं कितनी मेंटली एक्टिव हूँ, आज क्या मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आए, आज मैंने पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचा। तो ये तो एक इम्पैक्ट है ना। कहते हैं ना
कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे लोग कहते हैं कि भाई अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, आपका जो बेबी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह से हम एक दूसरे को अगर पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र करेंगे तो यकीनन सामने वाला जो है उसकी भी जो रिएक्शन आएगा हमारे पास वो भी पॉजिटिव वाइब्स का ही आएगा। तो ये हमें करना बड़ा ज़रूरी है, इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मैं कल भी हम अपने शो में ये बात कर रहे थे, आप लोगों से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। अगर आपने ये आपकी फिंगर है ना, अगर आपने अपने दिमाग में एक सिग्नल देना शुरू कर दिया ना मुझे इसमें दर्द है दर्द है दर्द है, तो वो दर्द आपका नहीं जाएगा, आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, आपको दर्द हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप डेफिनेटली उस चीज़ से खुद ब खुद ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक चीज़ को अपने जहन में बिठा लिया, अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ बुरा होता आया है और मेरे साथ बुरा ही होगा, तो फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जाएगी। एक पाक ज़ात ऊपर बैठी है, उस पर तवक्कल करें, उस पर भरोसा करें और आपने जिस भी करियर में आगे जाना है, आपने जिस भी चीज़ पे फोकस करना है उस पर फोकस माइंडसेट के साथ चलते रहें। लोग तो बहुत हैं यार बातें करने वाले, लोग तो बहुत हैं बोलने वाले, हम सब की ज़िंदगी में होते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे हम ब्यूटी की फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे हम शोबिज़ में हों, चाहे हम जो है वो प्रोडक्शन लाइन में हो, चाहे हम कॉर्पोरेट लाइन में हों, लेकिन हर जगह जो है वो अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं और उनका जो मवाजना करना है ना वो आपने खुद करना है। देखना है, परखना है, सोचना है, समझना है कि आपके आसपास के जो लोग हैं कहीं वो आपसे जलते तो नहीं हैं। अच्छा जलते भी हैं तो उनसे फिर बच के कैसे रहना है। मैंने पिछले कुछ शोज़ पहले आप लोगों से एक बात शेयर की थी कि अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप जो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, लोगों के साथ शेयर मत करें प्लीज़। जब होगा तो सब देखेगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। ये ऐसे ही नहीं कहते हम, ये इसीलिए कहते हैं। तो आप अगर पहले से ही अपने एम्स, अपने गोल्स, अपनी चीज़ें जो है वो लोगों को बताना शुरू कर देंगे तो हासिदीन तो देखें बहुत सारे हैं और आपको नहीं पता कि आपके ही आसपास के लोग आपसे सबसे ज़्यादा हसद करने वाले हैं। एक फील्ड, एक सिमिलर फील्ड में देखें कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन लेग पुलिंग, जेलिसी, हसद ये नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, अगर ठीक है आप किसी के सीनियर हैं तो आप उसको अपने जूनियर की तरह ट्रीट तो करें, एटलीस्ट उसको कुछ सिखाएं तो सही। लेकिन अगर आपका कोई सीनियर है तो आप उसे अपने सीनियर्स की तरह ट्रीट करें। यहाँ हमारा फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि हमारे जो सीनियर्स हैं अगर उनको जूनियर्स थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें तो वो अपने जूनियर्स को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं अगर वो अपने जूनियर्स के साथ पोलाइटली बात कर लें तो फिर जूनियर्स अपने सीनियर्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझसे बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं इनको जो चाहे बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है, हम हमेशा कहते हैं ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड ऑलवेज सपोर्ट योर जूनियर्स। आप ये दोनों चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान, मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद बेहतर होती जाएगी। जहाँ तक बात रही खूबसूरत ज़िंदगी की, तो खूबसूरत ज़िंदगी में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज के शो में मेरी प्यारी प्यारी जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, बल्कि अब तो मैं कहूँगी यार सारे जितने भी हैं, मर्द हजरात भी जो मुझे देख रहे हैं, आज का शो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट आवर कि जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है। और यकीनन मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैंने अपने गेस्ट से करने हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, एक नाम आपने सुना होगा, एस्थेटिक, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसका खुलासा करेंगे हम ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आप तमाम लोगों को ज्वाइन करेंगे अपने गेस्ट के साथ। शो देखना मत भूलिएगा, लाइव कॉल्स के जरिए आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि भाई आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली खूबसूरती पे। वैसे तो अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है, बट जरा सी थोड़ी सी नोक पलक संवारने की जरूरत होती है, तो उसके बाद आपके जो फीचर्स हैं वो थोड़ा सा और इनहेंस हो जाते हैं। तो मेरी और आज जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, कोशिश जरूर करिएगा कि प्लीज आज के शो में आपने जितने भी सवालात करने अपने लाइव कॉल्स के जरिए वो करें, लेकिन उससे पहले भाई स्किन और बाकी सारी चीजों से हटकर आपकी जरा ड्रेसिंग भी मैटर करती है ना। तो आज का जो आप थोड़ा सा बिल्कुल अलग वार्डरोब देख रहे हैं, लाइक जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं उनको तो ये बात पता है कि जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ स्टेज पे तब मेरी इस तरह की जो है वो किटिंग होती है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट वार्डरोब ट्राई किया जाए, और ये वार्डरोब जो है वो NFS क्लोजेट की जानिब से है। सो ये इस तरह का वार्डरोब मैं जब भी वेयर करती हूँ जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि ऑथेंटिक वाली नुसरत मुगल बन के ना अपने सेट पर आया जाए, जो कि वाकई एक मेरा जॉनरा है, जो मेरा एक पैटर्न है, जो लोग मुझे मतलब देख रहे होते हैं। और मॉर्निंग में जाहिर है आपको पता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, बट थोड़ा सा अपने उस जॉनरा को भी बरकरार रखना चाहिए। तो जी ये वार्डरोब मैंने आपको बता दिया, और आप भी चाहते हैं कि वेस्टर्न जो लोग जिनको शौक है पहनने का जो पहनते हैं, तो प्लीज आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं NFS क्लोजेट से, वो आपको अच्छे अच्छे से वार्डरोब जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। सो अब आ जाते हैं उनकी तरफ जो कि हमारे शो के आज के गेस्ट हैं। मैंने बताया कि मेरे पास भी बहुत सारे सवालात हैं, और आप लोगों के पास भी यकीनन बहुत सारे सवालात होंगे उनसे रिलेटेड, जो कि आज हमारे शो का हिस्सा बनने वाले हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ऑन माय राइट हैंड साइड ये हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ ही साथ जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। कोयटा में होते हैं, लेकिन कराची में जब तक मौजूद होते हैं तो सबकी कोशिश होती है कि भाई हम लोग जो है वो किसी ना किसी तरह से उनको अप्रोच कर लें। और नई सुबह में आज हमने उनको इसी तरह से बुलाया कि यार अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें, खूबसूरत बातें, क्योंकि वो खूबसूरती में काम कर रहे हैं, तो खूबसूरत बातें वो आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। नई सुबह के स्टूडियो में मुझे इस वक्त ज्वाइन किया डॉक्टर अली ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू नुदरत। कैसी हैं? मैं बिल्कुल आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बेसिकली इस तरफ आने के बाद उस तरफ इसलिए आ रही हूँ, अब मेरे व्यूवर्स आज हो जाएंगे मुझसे नाराज, क्योंकि हमेशा मेरा काम होता है, हमेशा मेरा पैटर्न होता है कि यार लेडीज फर्स्ट, हमेशा मैं लेडीज का इंट्रोडक्शन पहले करवाती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा लाइन से चले जाते हैं ना, तो इस तरह से उस तरफ जो हमारे साथ मौजूद हैं वो जी अली के साथ होती है, मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, और साथ ही साथ जो है वो बहुत सारी चीजों पे ट्रेनिंग्स पे काम कर रही होती है, जो कि बहुत जरूरी है। मिस अनीला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? फाइन। वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आप दोनों का बेहद शुक्रिया आने के लिए। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ भी आज हम बात करने वाले हैं, मतलब ये जो पूरा एक आवर होने वाला है ना, जो पूरा एक हमारा फर्स्ट सेगमेंट होने वाला है, ये जाने वाला है आप तमाम लोगों की फायदे की बातों पर। सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी पूछना है आप लाइव कॉल्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आजम, जो कि स्किन एंड एस्थेटिक फिजिशियन है, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर आजम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अब मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब आप लोगों का काम है जल्दी जल्दी से लाइव कॉल्स कीजिए, सवालात पूछिए। लेकिन पहले मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैं रात से सोच रही थी कि मैं आज ये पूछूंगी, आज ये पूछूंगी, क्योंकि बड़े मिसकंसेप्शंस भी हैं एस्थेटिक को लेकर, चीजों को लेकर। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अभी ऑफ एयर भी डॉक्टर अली से कुछ डिस्कस कर रही थी वो पूछना चाहूंगी। डॉक्टर अली, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस की नॉलेज के लिए बताइए कि बेसिकली व्हाट इज एस्थेटिक? देखिए, एस्थेटिक्स इज बेसिकली व्हेन यू एड्रेस ब्यूटी। ठीक है ना, ब्यूटी को जब आप एड्रेस कर रहे होते हैं तो उसको हम एस्थेटिक्स की फील्ड में ले आते हैं। और ब्यूटी इन अ सेंस नॉट ओनली योर फेस, ओवरऑल योर अटायर, योर बॉडी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। अदर देन डिजीजेस जब आप बात कर रहे हैं ब्यूटी रिलेटेड, तो हम फिर एस्थेटिक्स की बात करते हैं। ओके ओके, ये मतलब आप अब किसी की ब्यूटी को अगर मतलब ब्यूटी पे बात कर रहे हो, ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हो, तो आप एस्थेटिक कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, मैं जब मुझे डॉक्टर अली की प्रोफाइल मिली और मैंने अप्रोच किया, तो हमें पता चला कि हमने जो टर्म यूज की वो ये कि परमानेंट मेकअप जो है पाकिस्तान में आपने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है। मैं चाहूंगी इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। देखिए, परमानेंट मेकअप ऑल्सो नोन एज न्यूड मेकअप, इंटरनेशनली बहुत पहले से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर आप ऑफिशियली तौर पे परमानेंट मेकअप सीख सकें। और जब हम परमानेंट मेकअप की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो नीडलिंग्स की बात आती है। एंड व्हेन इट कम्स टू नीडलिंग, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपरली एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अनसेफ हैंड्स में इन ट्रीटमेंट्स को करेंगे तो देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज जो कि क्लाइंट्स फेस करते हैं। तो इसके लिए फिर हमने ये किया कि हमने इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलवाया फ्रॉम जर्मनी एंड टर्की, जिन्होंने यहाँ पर आके ऑफिशियली तौर पे एक ख़ास, हमारे ब्यूटिशियंस को भी हमने ऑन बोर्ड लिया, डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लिया,
और फिर वो हमने 1 वीक की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई यहाँ ट्रेनिंग पे। करवाई थी। अच्छा अनिला, अगर ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम ऑफियर भी बात कर रहे थे कि बड़ा स्कोप हो गया है, लोगों को पता चल गया, अवेयरनेस हो गई है एस्थेटिक के बारे में कि किस तरह से आप चीज़ों को अपनी जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग्स की बात की जाए, लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि वो इस फील्ड में आएँ, तो उनका इस वक्त क्या स्कोप है, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए कितना काम किया जा रहा है? बेसिकली ये होता है कि डॉक्टर्स अभी जो भी अपने एस्थेटिक जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो बोटॉक्स, फिलर्स और इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करते हैं जो कि इंजेक्टेबल्स होती हैं। अब जब सेमी परमानेंट मेकअप इंट्रोड्यूस हुआ तो जो सैलून ओनर्स हैं वो भी जो है वो सेमी परमानेंट मेकअप कर सकती हैं। ओके ओके। तो उनके लिए एक ये होता है कि समटाइम्स हम सैलून को ये सोचते हैं कि ठीक है आप वहां जाओ, मेकअप करो एंड वॉश योर फेस एंड यूर लाइक बैक टू पवेलियन, आप जैसे भी दिखते थे आप वैसे। लेकिन नाउ अ डेज इवन टाइम कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा है, मेरी आपसे बात हो रही थी, यू वर सेइंग कि टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे ही नाउ अ डेज चैलेंजिंग जॉब्स हैं। एग्जैक्टली। रोज सुबह रेडी होके जाना पड़ता है, रोज सुबह जो है वो वर्किंग वुमेन्स आफ्टर 30, आफ्टर 35 दे आर यूजिंग फाउंडेशन, लाइनर, लिपस्टिक, दे डोंट हैव टाइम, they has to take care of their children along with the jobs. Exactly. तो the life is challenging for the females nowadays काफी ज्यादा, तो वो टाइम सेविंग हो जाता है और ऊपर से आप यू आर लाइक लुकिंग प्रेजेंटेबल ऑल द डे विदाउट वेयरिंग एनीथिंग डेली। हाँ, वो अब जाहिर है आप पहले मेकअप लगाओ, फिर उसके बाद उसको रिमूव करो, फिर आपने कहीं जाना है तो फिर आपको मेकअप करना पड़ेगा। तो सेमी परमानेंट मेकअप टाइम सेविंग है, फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको मेकअप कॉस्टली मेकअप आपको यूज नहीं करने पड़ते, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इट्स गुड फॉर लाइक एंड नाउ अ डेज यू आर लाइक इफ यू आर गेटिंग दीज सर्विसेज सैलून्स में तो इट्स गुड, राइट? You don't need to go and like it's that easy now. मतलब अब हम सैलून ओनर्स को भी इस चीज पे थोड़ा सा एम्फसाइज कर सकते हैं कि वो लोग भी ट्रेनिंग्स लें ताकि वो भी ये जो आप कह रही है सेमी परमानेंट मेकअप है ये कर सकें। ट्रू एंड दे आर गेटिंग इट। अभी ऑलरेडी बहुत सारे सैलून्स ने आई नो स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दे आर डूइंग इट। तो इट्स नाउ दे आर लाइक एक तो फीमेल ओरिएंटेड है और नाउ दे आर अपग्रेडिंग देयर सर्विसेज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अच्छी बात है ना, गो विद द फ्लो वाला मतलब करना चाहिए लोगों को, अपग्रेड होना चाहिए। फिर हम जो है वो थोड़ा सा ब्लेम कर देते हैं कि यार फलां फील्ड आ गई है तो हमारे काम बंद हो गया है। तो आप अपना काम बंद नहीं करें, आप भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करें चलने की। किसी को ब्लेम करने से बेहतर है अपनी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर लें ताकि आप भी जो है वो शाना बशाना चल सकें। अच्छा, अगर डॉक्टर आजम मैं आपसे पूछूं, आप भी स्किन और एस्थेटिक पे वर्क कर रहे हैं, हमारे लोगों के बड़े मिसकंसेप्शंस हैं एस्थेटिक को लेके कि भाई अगर हमने लेट्स सपोज बोटॉक्स करवा लिया है, कोई भी ऐसी चीज करवा ली तो हमारा जो है वो चेहरे की शेप बिगड़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर ऐसा ना हो कि कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो ये मिसकंसेप्शंस कैसे क्लियर करेंगे हम लोगों? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया जिसने मुझे एक बार फिर मदऊ किया। पहले मैं एज अ होस्ट इस चैनल पे फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ हेल्थ के हवाले से, लेकिन आज अच्छा लग रहा है एज अ गेस्ट बैठे हुए आपके सामने। सर वो डिफरेंट हो जाता है, गेस्ट और होस्ट का थोड़ा डिफरेंट है। तो इस हेल्थ जो है बेसिकली अगर मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ, वो हमारी सबकी लीस्ट प्रायोरिटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेड पे नहीं लेटता तब तक उस डिजीज़ को डिजीज़ नहीं समझता। पहली बात तो इस चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए और जिसको हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रहती हैं। ये तो फिर बाद की बात आ जाती है कि नज़ाकत नाज़नीनों के वो कैसे बनाने, वो तो बात की बात है, नखरे। लेकिन इस तरह के लोग भी मौजूद हैं हमारे इस पाकिस्तान के अंदर। ये एस्थेटिक जो है वो पहले एक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि बहुत एक कॉस्टली टाइप प्रोसीजर्स होते थे। पहले ये समझा जाता था कि ये एलीट लोग जो हैं वही इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर के ममालिक में जाके लोग जो है इन प्रोसीजर्स को अवेल करते थे। लेकिन अब वक्त ने करवट बदली और जब वहाँ के लोगों को भी पता चला कि यहाँ के एशियंस भी और पाकिस्तान के लोग भी बाहर आके ये प्रोसीजर्स ले रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा और साथ साथ वो प्रोडक्ट्स जो उनके वेंडर्स थे, उनकी कंपनीज ने भी इसको बेहतर समझा कि क्यों नहीं पाकिस्तान के डॉक्टर्स को भी इस चीज़ के ऊपर जो है ट्रेन किया जाए। तो पाकिस्तान की डिफरेंट डर्माटोलॉजी की सोसाइटीज़ इसके ऊपर काम कर रही थी, तो उन्होंने इसको इन्वॉल्व करते हुए और फिर उसके अलावा एस्थेटिक एक बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिफरेंट एकेडमीज़ बनी हुई हैं और हमारे डॉक्टर हजरात उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने फिर इंटरनेशनल स्पीकर्स को और इंटरनेशनल ट्रेनर्स को पाकिस्तान के अंदर
मधु किया और उसके अंदर जो है उन्होंने डिफरेंट जो है वर्कशॉप्स कराई गई, डिफरेंट कोर्सेज कराए गए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर स्किन जो है बेसिकली सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, एग्जैक्टली सबसे लार्जेस्ट, और वही सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। ठीक है, जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए ग़िज़ा वगैरह की ज़रूरत होती है तो स्किन को भी सांस लेने के लिए इन तमाम चीज़ों की बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। और एक तरफ हमारी ओजोन लेयर जो है उसके अंदर माना कि बहुत इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जहाँ नुकसानात हैं वहाँ कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि वो जो सन एक्सपोजर है डायरेक्ट हमारी स्किन को जो इफ़ेक्ट करता है उसने रोका हुआ है, तो हमारा जो है ना स्किन बर्न रुका हुआ है। अब बहुत सारे लोग जो कि इस चीज़ का शिकार हो चुके होते हैं और एजिंग के साथ साथ वो फैक्टर्स जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर, तो झुर्रियाँ पड़ना जो है वो एक नेचुरल अमल है। बिल्कुल है। अब एक होता है स्टैटिक, मतलब यानी कि जो कि आपकी परमानेंटली बनी हुई लाइंस है उनको तो आप नहीं चेंज कर सकते। एक होती है जो कि आपकी मूवमेंट की वजह से जो आपकी लाइंस बनती हैं, झुर्रियाँ जो पड़ती हैं, उनको चेंज करने के लिए जो बोटॉक्स जो है जिनको बहुत जिस टर्म को यूज़ किया जाता है और लोग लगवा भी रहे होते हैं, तो डिफरेंट लाइंस फोरहेड पे हो गई या यहाँ पे क्रोफीट्स वगैरह बन जाते हैं, फोरहेड पे लाइंस बन जाती हैं, उनको दूर करने के लिए बोटॉक्स को जो है वो लगाया जाता है। और उन बोटॉक्स का जो है वो टाइम पीरियड होता है, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड कंपनी कि कहाँ से आपने उस चीज़ को बाय किया है और उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। कुछ बोटॉक्स जो है वो 6 महीने तक उन चीज़ों को क्या करते हैं कि बोटॉक्स के लगाने से जो है वो मसल पैरालाइज हो जाता है, यानी जो मूवमेंट होती है उस मसल की वो पैरालाइज हो जाती है एक थोड़े वक्त के लिए। वो 6 महीने के लिए भी हो सकती है, वो 1 साल के लिए भी हो सकती है। उस पर्पज़ के लिए लोग जो है ना उसको, आपको पता है कि खूबसूरत बनने के लिए तो 1.5 लाख रुपया ब्यूटिशियन को भी दे के पॉलर पे ख़वातीन हमारी माशाल्लाह देती हैं। और जो हमारी शादी की तकरीबात आपको पता है, तो ये फिर इस चीज़ को क्यों ना अवेल करें जिसमें 6 महीने के अंदर आप 6 महीने तक एटलीस्ट उन झुर्रियों से और अपनी आप को एंटी एजिंग वाला सहारा लेते हुए उसको आप फर्दर चल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी जो है ये टेक्निक कहेंगे या बहुत अच्छी जो है ट्रीटमेंट कहेंगे फॉर ऑल एज, मतलब यानी कि मोस्टली 40 प्लस की एज के बाद जो है ना ये नॉर्मल फिनोमिना है कि क्या नाम है, अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को बनाया है तो उसने ढलना है वापस। बिल्कुल। लेकिन ये कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलेगी और उसे एक दफ़ा की दी हुई ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। और अपनी लाइफ के अंदर अपनी पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी लग रही है तो उसको अच्छा लगाने के लिए ये जो एस्थेटिक की दुनिया है इसने एक 4 चांद लगा दिए। और बेहतर करने के लिए हर वक्त बेहतर से बेहतर तरह के प्रोसीजर्स पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं। सिर्फ बोटॉक्स नहीं, अब तो बहुत कुछ आ चुका है, काम हो रहा है, बहुत और काम ग्रो हो रहा करने के लिए बहुत काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अतायत भी छाए हुए है। अतायत बस ये थोड़ा सा देखने की जरूरत, बिल्कुल ये बात करना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि क्वालिफाइड लोग, मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूर देख लें कि जिसके पास जिसके हवाले आप अपनी ब्यूटी को कर रहे हैं जो ऑलरेडी अल्लाह ने दी हुई है, उसके अंदर 4 चांद लगाने की बजाय कुछ और ना करा के आ जाए, साइड इफेक्ट्स ना हो ठीक है ना। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि क्या नाम है मैं किस मसल में किस जगह पे क्या इंजेक्ट करूंगा, उसकी वजह से क्या होगा, पता चले कि आप दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करवा के अपनी आई साइट लॉस करवा के आ जाएं, ये भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल। डॉक्टर अली, मैं ये बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो यहाँ मैंने अभी डिस्कस किया और वो बना हुआ है कि हम अगर वाइटनिंग पे जाते हैं या हम अगर मतलब एस्थेटिक की कोई भी ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जो हमारी लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने ये करवा लिया तो आपकी उम्र कम हो जाएगी, अगर आपने ये करवा लिया तो आप जो है फिर पहले जैसे नहीं नजर आएंगे, आप जो है वो आपकी वो जगह जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। ये क्या है, मतलब ये मिसकंसेप्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि द मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट। हाँ। जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है तो आपकी बॉडी डिप्लीट करना शुरू हो जाती है। सही। एस्थेटिक्स में और हम इसको एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग तब होती है या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है या तो फिर आपको जिस तरीके से स्किन को लेके चलना चाहिए, केयर करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, आप उस तरीके से कर नहीं रहे हैं। जब आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, स्किन आपकी
वो चीज़ें इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, रिंकल्स पड़ रहे हैं और पिगमेंटेशन हो रही है आपकी स्किन के अंदर। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि ना एड्रेस करने की वजह से हो रही होती हैं, और जब आप उनको प्रॉपरली एड्रेस करते हैं, एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं जाके आपकी जो डाइटरी डेफिशिएंसीज होता है उसको एड्रेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें वाइटनिंग की, अगर हम बात करें, पिगमेंटेशन की बात कर लें, अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो स्किन पे क्या आना शुरू हो जाएगा, मेलानिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। एक नेचुरल फिनोमेना है ना आपकी बॉडी का, अगर आप उसको सही टाइमली एड्रेस करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अब देखें, एक अगर हम सन ब्लॉक्स की बात करें, सन ब्लॉक रेंजेस फ्रॉम 15 SPF टू 100 and 100+ SPF। तो देयर मस्ट बी स्पेसिफिक साइंस बिहाइंड इट कि क्यों, कौन सा आपने SPF कब यूज करना है। ये आपको तब पता लगेगा जब आप प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेली रूटीन इतना नहीं है, SPF आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप हैवी SPF यूज कर रहे हैं, तो क्या वो बैलेंस करेगा? मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, स्किन को डल करेगा, पोर्स को क्लॉग करेगा, वाटर रेजिस्टेंट होगा। तो बड़ी चीजें मैटर करती हैं, अगर आप इनको एक्यूरेटली एड्रेस करेंगे तो कोई भी आपको इसमें ऐसी डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं, और आप स्किन को बहुत अच्छे से एड्रेस कर, मतलब आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है ना। अगर आप कुछ करवा भी रहे हैं कोई ट्रीटमेंट, तो उसके साथ आपकी डाइट उस तरह से प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ वाटर डेफिशिएंसी, अनफॉर्चुनेटली वाटर इनटेक हमारा अच्छा है नहीं, जबकि बॉडी कंपोजिशन में 70% आपका वाटर कंसिस्ट करता है। ठीक है, वाटर आपका अच्छा है नहीं, विटामिन आपके अच्छे है नहीं, प्रोटीन डाइट आपकी अच्छी है नहीं, कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं अपनी डाइट में। तो मेरी तो कोशिश होती है कि जब भी मेरा कोई क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर उसके साथ डिस्कस करूं, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट लाइन पर आएँ। अगर हमने डाइटरी अपनी रूटीन को ठीक नहीं किया और हम जाके ब्यूटी और ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं एस्थेटिक्स की, तो उस तरीके से हमें वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। ऐसा ही। अच्छा, जो आप लोग मेकअप की बात बेसिकली हम कर रहे थे, ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कितने टाइम का होता है और ये कब तक स्टे करता है? देखिए, अगर हम परमानेंट मेकअप की बात करते हैं तो इसमें हमारा फुल फेस कंटूरिंग भी आ जाता है, लिप टिंटिंग आ जाता है, आईलाइनर टिंटिंग आ जाता है। तो ऑलमोस्ट इसके 2 सेशंस विद द गैप ऑफ 15 to 30 डेज में हम रिपीट करते हैं, और ये स्टे करता है फॉर ईयर और मोर देन ईयर, टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अपनी रूटीन्स कैसी हैं, आप अपनी केयर कैसे रख रहे हो। तो ये काफ़ी अर्सा चलते हैं, और बाद में आपको दोबारा रीटचअप करवाना अच्छा, जब आप इसको ट्रीटमेंट को करवा लेंगे उसके बाद आपको कोई मतलब कोई प्रिकॉशंस वगैरह करनी है कि आप जो है वो कोई फेस वॉश नहीं यूज कर सकते या कोई सोप नहीं यूज कर सकते? देखिए, कोई भी हम चाहे हम परमानेंट मेकअप की बात करें या कोई भी स्टैटिक की ट्रीटमेंट की बात करें, तो फॉर लाइक 48 आवर्स थोड़े से क्रूशल होते हैं जिसमें आपने ज़्यादा केयर रखनी होती है। उसके बाद फिर आपकी स्किन यूज्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिप टिंटिंग की बात करें या परमानेंट मेकअप की बात करें, तो उसमें हम इन्फ्यूजन्स करते हैं आपकी फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन की विद इन योर एपिडर्मिस। ओके। तो आपने उसको देखें, जो पोर्स हैं आपके वो क्लॉग होने के लिए टाइम लेते हैं, क्योंकि आपने उसको थ्रू माइक्रो नीडलिंग ओपन किया हुआ होता है, हीलिंग टाइम होता है एक नेचुरली। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है फॉर 1 डे और 2 डे बाय मैक्सिमम, जिसमें हल्की फुल्की सी लाइट सी रेडनेस या बहुत माइल्ड सी स्वेलिंग हो सकती है। तो दीज आर पार्ट ऑफ परमानेंट मेकअप। वो यही है ना कि जैसे हम आपको हेयर ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, एक्सटेंसो वगैरह कुछ भी, उसके लिए भी हमें 2 दिन हेयर वॉश नहीं करना। हाँ, एटलीस्ट बिल्कुल ऐसे। तो सेम इसी तरह परमानेंट मेकअप में भी है, और इसको मतलब कि जिस तरह अनिला ने हमें थोड़ा सा पहले बताया था कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है या अक्सर शादियों के बाद भी देखिए मेकअप्स वगैरह हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर जस्ट 1 डे, लेकिन परमानेंट मेकअप ऐसा नहीं, आपने कर लिया तो अगर आप वॉश आउट भी करेंगे तो सेम स्किन ही आपकी नजर आएगी। ऐसा ही है, और वही बात है जो जैसे अनिला ने भी कहा कि आपका टाइम जो है वो उससे बचेगा। टाइम, बिल्कुल टाइम कंज्यूम आपका जो है उतना नहीं होता है। आपको पता है, आप खुद माशाल्लाह से एक वर्किंग लेडी हैं, अगर आपने सुबह उठना है तो मेकअप विल टेक टाइम। यहाँ पे कितना टाइम लगता है? हाँ, इसमें कितना टाइम लगता है आपको, तो उसमें क्या होता है, टाइम सेविंग हो जाता है, और नेचुरली भी आपकी स्किन अच्छी रहती है, क्योंकि अब जो अच्छी लिक्विड फाउंडेशंस यूज हो रही हैं उनके अंदर हेलोनिक एसिड हो गया, Q10 एंजाइम्स हो गए, ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी स्किन को भी हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो बहुत इफेक्टिव होती हैं स्किन केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके अगर ऑपोजिट देखा जाए, अगर गलत और मतलब सब स्टैंडर्ड अगर आपने फाउंडेशंस यूज कर रही हैं तो वो उतना ही स्किन को डैमेज भी करेंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हैं, कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं,
बैक एंड ट्रेनिंग कैसी है, करने वाला हैंड कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो अब मैं अब अनिला से ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी। अभी आपने ये बात की कि बैक एंड ट्रेनिंग की, तो जब हम एस्थेटिक ट्रेनिंग्स की बात करें तो हमारी बहुत सारी यूथ हमें इस वक्त देख रही है। हमारा बेसिकली शो का टारगेट हमारी यूथ है, वो इसलिए क्योंकि आने वाले वक्तों के लिए वही है हमारे लिए जो पाकिस्तान को और मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे, उनको एस्थेटिक फील्ड में आना चाहिए, इस पर वर्कआउट करना चाहिए और मजीद? बिल्कुल एस्थेटिक फील्ड में आना चाहिए। एस्थेटिक फील्ड आपको कॉन्फिडेंस देता है डेफिनेटली। बीइंग अ फीमेल वी नो दैट इफ वी आर लुकिंग प्रेजेंटेबल, हमारा कॉन्फिडेंट अलग बूस्ट करता है। Exactly. और in everything I think in male female both aesthetic treatments, not just female के लिए ये एक टैबू, एक वर्ड बना दिया है, फीमेल को प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, नहीं। मेल को भी प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। उनके भी लिप्स ब्लैक हो सकते हैं, वो भी स्मोकिंग करते हैं, उनके लिप्स ब्लैक हो सकते हैं, उनको भी नेचुरल लिप्स की तरफ जाना पड़ता है, उनको भी मेकअप की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मेल के काफी लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, दे आर नॉट एस्थेटिकली कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो दे वांट कि मुझे डार्क सर्कल हो गए हैं, मुझे बीबी ग्लो करना है, मुझे लिप टिंट करना है। मोस्ट ऑफ द नाउ आर डेज इन पाकिस्तान मैं ये देख रही हूँ कि अब नाउ मेल जो है वो भी इंटरेस्टेड है इन Exactly, बिकॉज इट्स नॉट अ लिपस्टिक, यू आर नॉट अप्लाइंग लिपस्टिक ऑन योर लिप्स। आप सेमी परमानेंट मेकअप की तरफ जा रहे हो, आप उसको काट सकते हो, अपने जो ब्लैक आपके लिप्स हो गए आप उसको कट कर सकते हो और विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन। ऐसा नहीं है दैट यू आर टेकिंग योर ट्रीटमेंट्स कहीं से भी। इफ आई एम सेइंग के सलोन्स नाउ डेज आर डूइंग दीज brow tinting, microblading, might be you heard about it. ऐसा नहीं है कि किसी से भी आपको कर, इसके बहुत ज्यादा रिस्क भी होते हैं। इफ यू आर नॉट टेकिंग दीज ट्रीटमेंट्स फ्रॉम द प्रैक्टिस्ड हैंड, जो ट्रेनर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेकर आए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे हो सकते हैं कि वो रिमूव नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी परमानेंट मेकअप अगर ब्लैक शेड की तरफ चले जाएं तो ये एयर्स आपके स्किन के ऊपर रहता है। 7 लेयर्स ऑफ स्किन, आप कितना रिमूव कर सकते हो स्किन को, देन फिर दे गो डर्माटोलॉजिस्ट, ये क्या हो गया। तो विद इफ यू आर टेकिंग दीज ट्रीटमेंट्स, आप प्रॉपर जिनकी सर्टिफिकेशंस हैं, जिनकी ट्रेनिंग्स हैं, आप उनसे लें, क्योंकि इफ यू आर नॉट टेकिंग दीज ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर, डेफिनेटली देयर आर सम रिस्क, दे आर डूइंग समथिंग सेमी परमानेंट और परमानेंट। तो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें with proper certifications, with the proper trainer, then you can do these practices. वो भी उनसे if आपको ऐसा फील होता है कि these skins are different, these skins are different, then you can do it. Exactly. ऐसा ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये मैं समझती हूँ बहुत एक अवामी मैसेज मैं देने वाली हूँ उस वक्त कि भाई चंद पैसे बचाने की खातिर अपने स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो कि वाकई ट्रेंड हैं, सर्टिफाइड लोग हैं, उन्हीं के पास जाइए। स्किन के मामले में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ अब इवन दो मेकअप पे भी ना करें, लेकिन अब तो ये एक ऐसी चीज़ आ गई कि आप तमाम लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अली, आपका भी अनिला बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। यकीनन इस टॉपिक पे हम बहुत और मजीद बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेट्स प्लान कुछ करते हैं उसको दोबारा से प्लान। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी मजेदार सी बातें कर रहे थे। डॉक्टर आजम को हमने रोक लिया अपने पास, डॉक्टर अली और अनिला को जाना था कहीं, तो हमने कहा कि आप लोग, उनसे हमने ले ली इजाज़त। लेकिन डॉक्टर आजम अभी भी यही है, अगर आपके भी अभी भी हैं कोई सवालात रिगार्डिंग स्किन या एस्थेटिक, तो आप जो है वो कर सकते हैं बिल्कुल लाइव कॉल्स के जरिए डॉक्टर आजम से। लेकिन इस वक्त नई सुबह के सेट पे मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है
जिनको जब मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तो आप वैसे तो उनको देखते रहते हैं, बड़ा उनका फेमिलियर चेहरा है आप लोगों से, लेकिन आप उनको जिस कैरेक्टर में अक्सर देखते रहते हैं ना, वो कैरेक्टर जो है वो उनकी एक अपनी शनाख्त बन चुका है। वो है कैरेक्टर जी हमारा पुलिस का कैरेक्टर। उसमें आप उनको हमेशा देखते रहते हैं। अब वेरी रिनाउंड एक्टर हैं वो, और मैं समझती हूँ जब स्क्रीन पे वो आते हैं, वो काम करते हैं, तो बहुत सारे यंग लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि एक्टिंग फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है वेरी टैलेंटेड एक्टर शरीफ बलोच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ नुसरत। वेलकम टू माय शो, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसी गुजर रही है जिंदगी? जिंदगी तो बस जैसे भी गुजरे उससे शुक्र अल्लाह का अदा करके गुजारना चाहिए, बाकी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, और पुलिस के कैरेक्टर्स में आप हमें ज्यादा नजर आते हैं, थोड़ा फेमस रहते हैं, आपका फेस थोड़ा सा इससे फेमिलियर है, लोग एकदम जैसे देखा होगा लोगों ने पहचाना होगा, बहुत सारे जो है वो ड्रामाज में आपको रिकॉग्नाइज किया होगा। तो कब से स्टार्ट हुई है एक्टिंग की जर्नी शरीफ बलोच साहब की? एक्टिंग की जर्नी तो बस वक्तन फ़वक्तन चलती रही, लेकिन अभी मुसलसल मैं जो कर रहा हूँ 2015 से कर रहा हूँ। ओके। तो उससे पहले भी मैं करता रहा हूँ, लेकिन मैं पहले डिफरेंट कैरेक्टर करता था, पुलिस का नहीं करता था। अच्छा। बस वो इत्तफाकन ऐसा हुआ कि एक दिन जो बंदा जिसको करना था, जिस एक्टर को, वो नहीं आया सेट पर। सही। कोई मसला होगा, बस मुझे बुला लिया कि आप फौरी आ सकते हैं। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। तो वो थाना भी मेरे घर के करीब था। ओके। तो बस मैं गया और बैठ गया और कहने लगे जी आप इसमें अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद जो मेरा वो पूरा गेटअप भी जो है पुलिस वाला ही हो गया। वो होता है ना, कभी कभी आपको किसी एक कैरेक्टर से बड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, तो फिर आप फिर खुद भी नहीं उससे हटना चाहते, ऐसा होता है जी। अब मैं वाकई नहीं हटना चाहता, है ना? हाँ, लोग कहते हैं छाप लग गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहता हूं, छाप क्या होता है, आपको काम करना है। हाँ। तो स्क्रीन पर रहना ये आपके लिए एक मौका है। तो जो अल्लाह ने आपको अगर दिया है तो आप उसको अवेल करें। बिल्कुल। और लोग भी जब तक पसंद कर रहे हैं तो आप करते रहेंगे, फिर आपको प्रोडक्शन आपको खुद कास्ट करती है, तो ऑनर है आप। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है जैसे काम करने का, ऐसे अल्लाह ने आपको ये भी मौका दिया है कि आप अपने आप को मजीद जो है वो हेल्दी भी रख सकें, खूबसूरत भी रख सकें। तो डॉक्टर आजम, हमारा जो है ऑडियंस का बड़ा एक ये भी चीज़ है कि हमने कोई रील देख ली बाहर के मुल्क की, किसी की कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स देख लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि जो उन पे अच्छा लग रहा है, जो उनको सूट कर रहा है, वो शायद हम पे भी करेगा। हम फौरन जाके जो है वो किसी भी सैलून या एस्थेटिक क्लिनिक बोलते हैं यार इन जैसी स्किन चाहिए, या इनके जैसा, मतलब हमें जो है वो कॉम्प्लेक्शन चाहिए, या हमें ऐसा कर दें वैसा कर दें। तो ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई दूसरों की स्किन टोन में, आपकी स्किन टोन में फर्क होता है, आपकी चीजें डिफरेंट होती हैं? जी बिल्कुल। स्किन की डिफरेंट टाइप्स हैं, और मोस्टली जो पाकिस्तान या एशिया की है, वो जो स्किन की टाइप है वो 4 में जाके लाई करते हैं हम लोग। ओके। अब जो बाहर की स्किन की टाइप्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन के हिसाब से डिफरेंट उनकी ट्रीटमेंट या डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनके ऊपर यूजेज वो एक क्वालिफाइड बंदा ही बता सकता है कि क्या नाम है, कौन सी चीज़ लग रही है। मैंने आपको पहले भी शुरू के स्टार्ट में बताया कि आजकल जिस तरीके से अतायत फैली हुई है, जगह जगह ये एस्थेटिक भी खुल गए, और जगह जगह जो डिफरेंट सैलून्स हैं उसके अंदर भी ये एस्थेटिक का काम किया जा रहा है, जो कि एक जुर्म है। ये आपको क्लियर बता दूं, अलाउ ही नहीं है, क्योंकि आप एक स्किन के साथ, यानी एक बंदे की जो है सेहत के साथ खेलने जा रहे हैं, जबकि आपको ये पता ही नहीं कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और अगर आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसकी अगर आपको कॉम्प्लिकेशन का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कर सकते हैं? स्किन के साथ खेलना एक सैलून के ऊपर जो कि कानूनन जुर्म है। समझ रही है बात को? तो आपने अगर अपनी स्किन या अपना फेस या अपनी बॉडी किसी के हवाले करनी है फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रीटमेंट, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हवाले करें, ठीक है, जो कि स्पेशली इसके अंदर आगे फर्दर क्वालिफिकेशन लेके आया हुआ है, उसके अंदर फर्दर उसने अपने आप को ग्रूम किया हुआ है। समझ रही बात? तो वो जानता है आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको पता है कि क्या नाम है, इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी किन हालात में कहीं नहीं यूज़ की जा सकती। आप लेट सपोज आपका फेस ऑयली है, आपने एक ऑयली ही मॉइस्चराइज़र मुंह पे मलना शुरू कर दिया, तो क्या आपको फेस को जो है बेहतरी मिलेगी? तो इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले ये फ़िल्टर कर लें कि आप जिस भी जगह जा रहे हैं वहाँ क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं,
और उनके पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन डिग्री की वो मौजूद है, जिससे आप ट्रीटमेंट कराने लगे। आप कोई भी प्रोसीजर कराएं, चाहे एस्थेटिक, जैसे कि आपने बताया कि हर बंदा चाहता है मैं खूबसूरत हो जाऊं। अब खूबसूरती के लिए आप, जैसे आपने कहा कि वाइटनिंग की ड्रिपें लोग लगवाते हैं, लेकिन पता चला उसका लिवर ही ख़राब है और आपने LFT नहीं कराए। अब आप डॉक्टर होगे तो आपको पता होगा ना कि LFT भी कुछ होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, उसमें कौन सी चीज़ रेज हो सकती है, कौन सी डीरेज हो सकती है, किसकी वजह से ये चीज़ नहीं लग सकती, लेकिन लोग लगा रहे हैं क्योंकि फलानी जगह पे जी वो इतना सस्ता लग रहा है, वो भले डॉक्टर नहीं है, लगा लो। तो मैं अपने व्यूवर्स को आपके चैनल के तवज्जुह से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी काम, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आप कहते हैं कोई अच्छी ब्रांडेड चीज़ जाके ले लें या किसी अच्छी जगह से जाके ले लें। और इसी तरीके से खाने के अंदर भी बंदा अपना मेयार सेलेक्ट करता है कि मैं अच्छी जगह का, जहाँ पे हाइजीन अच्छी हो और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो खाना सर्व कर रहे हो, वहाँ आप प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरीके से अपनी सेहत, ज़िंदगी जो है एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो उस ज़िंदगी को के साथ खिलवाड़ मत करें, उसको किसी अताई के हवाले मत करें, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के हवाले करें। और फिर स्किन, आप तो पेशेंट नहीं हो, आप अगर आप खूबसूरत बनने के लिए जा रहे हैं, पता चले और बिगाड़ पैदा करके आ जाए, तो मैं ये जरूर मैसेज आपके जरिए से देना चाहूँगा। अच्छा मैसेज है जो लोगों को यकीनन नॉलेज। तो सैलून से जाके जो है ना आप ये वाले प्रोसीजर खुदारा मत कराएं। सर्टिफाइड लोगों के ही पास, सर्टिफाइड लोग, डॉक्टर्स जो हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, या जो एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, जिन्होंने एस्थेटिक की फील्ड के अंदर डॉक्टर बनने के बाद, ये भी आपको बता दूं, एस्थेटिक कौन लोग कर रहे हैं, जो डॉक्टर बन गए उसके बाद फर्दर आगे डिग्रीज ली, दे आर कॉल्ड एस्थेटिक फिजिशियंस, नॉट ओनली जो है वो सैलून वाले लोग एस्थेटिक फिजिशियन नहीं है। हाँ, अगर वहाँ कोई डॉक्टर बैठा हुआ है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी। एग्जैक्टली, उन्होंने अपना एक एक डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये कि अगर सैलून वाला जाके एस्थेटिक की कोर्स एक सीख के आ गया, वो करने लग गया, दैट इज रॉन्ग। तो ये एक क्लियर मैसेज आपको, एस्थेटिक फिजिशियन शुड बी अ डॉक्टर, बस ये क्लियर रखना है। बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, शरीफ बलूच साहब से अगर मैं ये पूछूं कि पुलिस का कैरेक्टर करते करते अब एक वो जैसे लोगों ने बोला छाप लगे, कहीं कोई सच में समझ लेता है कि वाकई पुलिस वाले हैं शायद ये? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग अभी समझते हैं सेट पर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी मैं भी यही समझा शायद वाकई पुलिस वाले अब देखें ना। तो कह रहा हूँ, मैं पुलिस का कैरेक्टर करते करते पूरा का पूरा मेरा गेटअप भी जो ऐसा लगता है पुलिस वाला ही हो गया। तो वो अंदाज भी वही आ गया हर वक्त बोलने का। और तो कभी घर में भी पुलिसगिरी दिखाई है आपने? नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट घर में कोई पुलिसगिरी नहीं दिखा सकता। बड़े बड़े शेर ढेर हो जाते जो ओरिजिनल पुलिस वाले हैं वो भी घर के अंदर ओरिजिनल पुलिसगिरी नहीं कर सकते। थानेदार घर में कोई और बैठा हुआ है। क्या बात है, अच्छी बात है। मुझे लग रहा है दोनों एक्सपीरियंस लोग हैं ये लोग जो है वो इस चीज से बड़ा गुजरे, और यकीनन हमारे बहुत सारे मर्द हजरात भी इस चीज से गुजर रहे होंगे। लेकिन नहीं भाई, हर जगह का फिनोमेना डिफरेंट है। कुछ लोग अच्छी लाइफ भी गुजार होता है, लेकिन फिर भी अच्छी लाइफ ही होती है, बीवी का रोब होता है। थानेदार हर घर में पूरा होता है। जी बिल्कुल, आप उसके रोब से चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपका घर भी अच्छा चलेगा। ऐसा ही। वाह, क्या बात है, लिख लो, अलग से क्लिप निकाल लो इसकी, लोगों को बताने के लिए कि बीवी के रोब से अगर आप चलेंगे तो आपका घर भी अच्छा चलेगा। अच्छा, शरीफ साहब ने बहुत सारा काम किया, पुलिस का कैरेक्टर भी किया, डिफरेंट कैरेक्टर्स और भी किए, कोई एक कैरेक्टर जो करने की ख्वाहिश अभी है कि यार मैंने किया नहीं है लेकिन मुझे करना है? देखिए, ये फील्ड ही ऐसी है कि आप जितना करते जाएंगे आपका दिल ही चाहेगा कि मजीद मैं और करूं, क्योंकि हर कैरेक्टर आपके लिए एक नया चैलेंज होता है। तो जब आप उस चैलेंज को पूरा करते हैं तो तस्कीन मिलती है। एक्टर को जब काम नहीं मिले समझो वो मर जाएगा। ऐसा ही है। तो इसलिए जिंदा रहने के लिए आपको जो काम मिलता है आप करते चले जाए। मतलब जो भी कैरेक्टर मिलता है वो आप हम बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सभी किए हैं। कॉमेडी कैरेक्टर्स भी किए? बिल्कुल, कॉमेडी भी किया है मैंने, क्योंकि वो एक रोबदार कैरेक्टर कर करके मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं कोई कॉमेडी कैरेक्टर नहीं किया हो कभी आज तक। नहीं, पुलिस के कैरेक्टर में ही जो है कॉमेडी कैरेक्टर्स आए जो मैंने किए, एयरवाई के लिए किए और डिफरेंट चैनल के मैंने किए, पीटीवी के लिए किए। जबरदस्त। तो काम तो काम है, एक्टर तो एक्टर है, उसके लिए कॉमेडी क्या और नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या उसको तो सब करना है। अच्छा, स्क्रिप्ट ज्यादा फोकस करते हैं आप या अपने जो को एक्टर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरे साथ काम कौन कर रहा है, इसको प्रायोरिटी देते हैं या स्क्रिप्ट को प्रायोरिटी देते हैं? नुसरत, बड़े मजे की बात ये कि मुझे जब भी किसी ने कहा है कि आपकी शूट है और ये ड्रामा है और ये प्रोडक्शन है, मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि मेरे सामने एक्टर कौन है।
मैं अब भी नहीं पूछता, वो खुद भले से मुझे बता दें यार आपके सामने फलां एक्टर है, बड़ा एक्टर है ये, मैं कहता हूँ भाई आप मुझे सिर्फ मेरा कैरेक्टर बताइए कि मैं क्या हूँ, एक अच्छा पुलिस वाला हूँ या बुरा पुलिस वाला हूँ, ताकि कम से कम मैं वो माइंड तो बना लूँ, वो माइंड बनाकर जब मैं बैठूंगा तो मैं अच्छा करूंगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मेरे सामने कोई बहुत बड़ा लेजेंड एक्टर है, ज़ाहिर है हम उन्हीं से सीखते हैं, जो लेजेंड्स एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं हम सीखते उन्हीं से, लेकिन उससे पहले उन तक पहुंचने के लिए हम अपने अंदर डर पैदा ना करें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके सामने कोई भी एक्टर हो, अगर आप काम जानते हैं तो आपको डरने की कोई एग्जैक्टली अगर आप काम जानते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात की शरीफ साहब ने। डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि बड़ा कॉमन है और हम भी पूछना चाहेंगे कि एस्थेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए प्लास्टिक सर्जन्स जो है वो माशाल्लाह से हमारे मुल्क में बहुत वैसे तो कम है लेकिन मौजूद हैं। अब प्लास्टिक सर्जन्स की जो स्पेशलिटी है उसके अंदर भी जाहिर सी बात है वो भी एस्थेटिक से ही रिलेटेड काम है। अब आप देखा जाए तो जैसे लाइपोसक्शन है, ये लाइपोसक्शन वाला प्रोसीजर जो है मोस्टली प्लास्टिक सर्जन ही की डोमेन में आता है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हो गया या और डिफरेंट तरह की आप देखें फैट रिडक्शन के प्रोसीजर्स हैं डिफरेंट तरह के। टमी टक होता है, टमी टक कर रहे होते हैं, लाइपोसक्शंस कर रहे होते हैं। फिर प्लास्टिक सर्जन में कोई डिफरेंट ऑगमेंटेशन, फेस ऑगमेंटेशन होगी, बॉडी की डिफरेंट ऑगमेंटेशन, शेपिंग बॉडी की हो गई। ये डिफरेंट ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन जो है वो उसकी डोमेन के अंदर आता है और उन्हीं को ही ये करना चाहिए, बल्कि वही करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे लोग जो है वो कूद जाते हैं कि ठीक है मैं अगर थोड़ा सा सीख गया तो मैं भी ये काम करना शुरू कर दूं। दैट इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एस्थेटिक जो है, अब एस्थेटिक जैसे मैंने कहा कि क्या नाम है, प्लास्टिक सर्जन भी एक जाहिर सी बात है एमबीबीएस के बाद एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री एफसीपीएस की लेता है प्लास्टिक सर्जरी के अंदर। उसको करने के बाद वो एक क्वालिफाइड सर्जन के तौर पर जो है वो अपने पूरे प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स कर रहा होता है। इसकी बनिस्बत अगर एस्थेटिक, अब प्लास्टिक सर्जन भी एस्थेटिक जाहिर सी बात मेनली डोमेन उसके में भी है ये। अच्छा, जो एस्थेटिक फिजिशियन है, अब एस्थेटिक फिजिशियन के अंदर क्या है कि क्या नाम है, जो छोटे प्रोसीजर्स हैं लाइक बोटॉक्स पास करना, थ्रेड पास करना, फिलर पास करना, फिर पीआरपी होती है चेहरे के ऊपर, आप ही का ब्लड ड्रॉ करके उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन पे लगा के उसमें से प्लाज्मा डिटेक्ट करके आपके चेहरे में ग्लो लाने के लिए वो आपको लगाई जाती है चेहरे के ऊपर। उसके डिफरेंट प्रोसीजर मंथली हो रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बाल गिर रहे हैं, बाल गिरने के लिए भी बालों के अंदर जो है वो उसकी पीआरपी जो है वो करके सेंट्रीफ्यूज करके आपके बालों में लगाई जा रही है। उसके अलावा आजकल एक्सोसोम बहुत आ गया है, वो भी एस्थेटिक फिजिशियंस जो है एक्सोसोम जो कि कॉस्टली है, बाहर के ममालिक में पहले से हो रहा था, पाकिस्तान में भी एस्थेटिक की वर्ल्ड में ये लोग डॉक्टर हमारे सारे हजरात मंगवाते हैं, वो भी प्रोसीजर एस्थेटिक फिजिशियन कर रहे होते हैं। उसके अलावा और मल्टीपल प्रोसीजर्स है, जैसे ये वाइटनिंग ड्रिपें ये भी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें जो कि एस्थेटिक फिजिशियन के डोमेन में आती हैं और वो प्रोसीजर वो। अच्छा, वाइटनिंग ड्रिप्स की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है? नो डाउट, हर वो प्रोसीजर जो भी आप कर रहे हो, एक कुदरती अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ के अंदर जब आप इंटरेक्शन करने जाते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये कि उसको मिनिमाइज़ करके अगर क्वालिफाइड हैंड के हाथ में आप जाते हो वो उन चीज़ों को देखेगा। पहले मैंने जैसे कहा कि अगर आपके LFTs देख रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट देख रहा है और आपकी सारी चीज़ें देख रहा है। अब अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर ले, उसके अंदर भी अगर आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनको देखने के बाद ही डॉक्टर जो है ये डिसीजन लेता है कि आया मैं इसको लगा भी सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। पेशेंट डायबिटिक है, पता चला उसकी हाई डायबिटीज़ जो है ना लेवल रेंज जो है वो HbA1c जो कि 3 महीने की शुगर बता रही होती है, उसमें पता चलता है वो 7 से कहीं ऊपर गई हुई है। तो उसके अंदर आप डिफरेंट कोई प्रोसीजर कर दो, पता चले आपका वो जो वुंड है वो हील नहीं हो रहा होता। तो आप वो डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि उस हिसाब से कैसा मैंने डिसीजन लेना है। तो बात फिर वही आके निकलेगी कि क्या नाम है, आप अगर किसी सर्टिफाइड बंदे के पास जा रहे हैं, ही और शी मस्ट नो कि क्या नाम है इन विच कंडीशन वो कौन सा प्रोसीजर करने के लिए वो तैयार है। और उसके साथ साथ
फिर पेशेंट की पॉकेट किस चीज़ के लिए इजाज़त दे रही है। मल्टीपल प्रोसीजर जो कि बाहर की दुनिया में किए जाते थे, आज इस पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सीनियर्स और जूनियर्स जो डॉक्टर हैं, सब ने इस फील्ड के अंदर अपना कदम जमाया है एस्थेटिक की दुनिया के अंदर। और हम किसी भी लिहाज से यूरोप से अब पीछे नहीं है। यूरोप के अंदर जो हो रहा है, वो जो भी एस्थेटिक के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त हो रहे हैं। हमारे तमाम डॉक्टर और एस्थेटिक की जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी एक एसोसिएशन बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रही है। डिफरेंट उनकी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, जिसमें उन तमाम डॉक्टरों को दोबारा मदऊ करते हैं। और कोई नई रिसर्च आती है या कोई नया प्रोसीजर आता है जो वायर हो रहा होता है, या कोई नई ऐसी प्रोडक्ट आती है, तो उसके ऊपर हम फिर आपस में बैठ के उसकी जो है ट्रेनिंग भी लेते हैं, वर्कशॉप्स भी कराते हैं, ताकि डॉक्टरों तक एक सही मैसेज जा सके। तो वो अगर आप सही जगह का तयन कर लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला वहाँ से 100% नहीं तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप ज़रूर रखिएगा। और अल्लाह ना करे, कहते हैं कि डॉक्टरों के पास से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, लेकिन ये कि वो हर जगह होती है प्रॉब्लम। हॉस्पिटल्स में भी आप जाते हैं, पेशेंट सारे तो ज़िंदा नहीं वापस आते, कुछ अल्लाह को भी प्यारे हो जाते हैं। उसकी वजूहत होती है कि वो किस कंडीशन में और किस फेस में अस्पताल में पहुंचा। इसी तरीके से इसके अंदर भी ये है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उस स्किन का तयन सही हुआ है कि इसको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, या डॉक्टर ने बस पैसे बनाने के लिए जो है ना उसको वो प्रोसीजर कर दिया। ये तो, बहुत ये अच्छा, ये अगर होता डॉक्टर है के एथिक्स, अगर हम जैसे डॉक्टर के पास, मैं लेट्स सपोज किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, मुझे बोलूँ मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है, और हमारी थोड़ा सा आवाम का फिनोमेना ऐसा है कि कोई जाके बोलता है ये ट्रीटमेंट करवाना, और डॉक्टर ने उसको सजेस्ट कर दिया कि नहीं आप पर ये चीज़ नहीं, आपको ज़रूरत, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम ये समझते हैं कि मतलब हमारी जो बात है वो डॉक्टर ने नहीं रखी। ये गलत है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, आप बहुत सारे मरीजों को अक्सर हम लोग अस्पतालों में देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ड्रिप लगा दो, ये भी सुनते हैं, या हमें जो है ना वो फलाने वाला जो पीला शरबत है उससे आराम आता है, या हमारे लिए वो, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ का जो एक, अब हम जो है ना जिस चीज़ के लिए जो बंदा मुकर्रर अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है ना, कि डॉक्टरों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है मसीहा के तौर पर, तो उन्होंने उसके लिए बाकायदा पढ़ा है, बाकायदा जो है तालीम हासिल की है। और इसी तरीके से अब जैसे हमारे भाई हैं वो कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक टाइम दिया है, उसमें अपना वक्त दिया है। अब मैं अगर उठ के कहूँ कि नहीं मैं भी वही गेटअप करके और वैसी एक्टिंग कर लूँगा, तो नहीं कर सकूँगा, ठीक है ना। तो मुझे उसके लिए अब तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीम ही माशरे के अंदर जो है चेंज लाती है। तालीम ही माशरे के अंदर हर चीज़ को चेंज करती है, और हर चीज़ में तालीम बड़ी ज़रूरी है। इसी खूबसूरत सी बात के साथ जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आप कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ये जो मैं अचानक वापस आते आते हंस रही होती हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि भाई हम कर रहे होते हैं लाइव शो, हमारा कोई शो होता है रिकॉर्डेड तो होता नहीं है। तो मसला सारा ये है कि ये लाइव शो की यही चंक्स होते हैं, यही पर्क्स होते हैं कि आप कभी भी ऑन एयर आने से पहले अचानक से आपके कान में कोई ऐसी आवाज़ आ जाए, कोई ऐसी बात कह दी जाए जिससे आपको सडनली हंसी आ जाती है। और अच्छी बात है, वैसे भी हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आजम और शरीफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया एक बड़ी अहम पर्सनैलिटी ने, जो कि मैं समझती हूँ थोड़ा सा अब जो शो हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे उसमें उनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। जब वो आकर बैठे तभी उनसे जो है वो ऑफ एयर भी बातें शुरू हो गई थी, क्योंकि एक जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिस जगह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस पर ना आजकल एक बड़ा ये हॉट टॉपिक है। लोगों ने इस पर बड़ी बात भी करनी है और यकीनन आप तमाम लोगों के भी होंगे कुछ सवालात, तो वो भी आप ज़रूर शो का हिस्सा बनाइएगा, शामिल करिएगा। मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल वाटर एसोसिएशन सिंध के ओनर, और मैं समझती हूँ कि आज वाटर टैंकर्स की जो हम बात करने वाले हैं, आज एक बड़ी अहम मीटिंग भी है उनकी, उस हवाले से भी उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक बादशाह मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए टाइम दिया सर, कैसे मिजाज हैं?
ज़बरदस्त, बहुत बहुत आपकी भी बड़ी शुक्रिया और मेहरबानी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। नहीं सर, बिल्कुल आप जो काम कर रहे हैं वाटर टैंकर एसोसिएशन, और मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अब आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है। शरीफ साहब, आपकी तरफ पानी वानी के मसाइल? जी, पानी के मसाइल तो बिल्कुल हैं, लाइनों में पानी आता है नहीं। और बस जमीन खोद के वहां से पानी निकाल रहे हैं और वो भी खारा निकल रहा है। हमारे पास भी बड़ा समझ। डॉक्टर आजम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पानी जिंदगी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिंदगी जो है ना इस वक्त अजीरन हुई हुई है। हाँ, बिल्कुल आपको पता है शहर कराची के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड है पानी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जिस एरिया के अंदर रिहाइश पजीर हूँ वहाँ पे तो एक अरसे से पानी। सर आप क्या, हम लोग सब एक चीज फेस करें, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम के जहां पर मशीनरीज भी नहीं पहुंच पाती है वहां पर भी जाके ये लोगों को टैंकर्स के जरिए वाटर सप्लाई करते हैं ताकि लोग किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। तो मतलब ऐसे लोगों का जरूरी है बहुत काम करना। सर मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल ये करना चाहूंगी, जो हमारी ऑडियंस का भी सवाल है, हमारा भी सबका सवाल है, कि जो मतलब टैंकर्स हैं उनमें पानी के मयार को किस तरह से बरकरार रखा जाता है कि यार साफ सुथरा पानी लोगों तक मिले? ये हमारे वाटर टैंकर जो है ना, इसकी जो वाटर बोर्ड ने जो हेडिंग लगाया, जो क्रच प्लांट लगाया, पूरी कराची में 7 क्रच प्लांट है हेडिंग। सही। जो हमारे बल्दिया टाउन की साइड में 2 क्रच प्लांट है हेडिंग के पानी लोड हो रहा है, जो साफ पानी है, लेकिन वो पूरे नहीं कर सकते। और हमारे जो वाटर टैंकर है वो अब चौकी या सकरान या सनपीर से जो बोर का पानी लेके आते हैं, हालांकि बोर का पानी सबसे बेहतरीन पानी है, वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहे, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे और बेंस बाड़े में इस्तेमाल हो रहे। लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो आवाम को रिलीफ वो पानी सस्ता भी मिल जाते हैं। हेडिंग में आप सुबह से लेकर शाम तक एक ट्रिप लोड नहीं कर सकते। उसके बावजूद जिसने कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिसने ठेके पर लिया गवर्नमेंट से, और इनकी जो फिक्स रेट है 1000 गैलन का 480 रुपये रेट है गवर्नमेंट की तरफ से। सही। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर 850 रुपये 1000 गैलन की पैसे लेते। एक तो ये ही जो आवाम के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, डबल चार्ज लेते हैं। और दूसरी बार वो जो कॉन्ट्रैक्टर के अपनी गाड़ी होते हैं वो डायरेक्ट लोड करते हैं, जो प्राइवेट गाड़ी आते हैं वो लेनों में खड़े होते हैं, हालांकि वो शाम तक एक गाड़ी लोड नहीं कर सकते। फिर यहां से आवाज लगाते हैं कि वाटर टैंकर माफिया। अब वाटर टैंकर माफिया, अभी जो हमारी गाड़ी पकड़ी हुई है तकरीबन 16-17 गाड़ी, वो आप चौकी नदी में पकड़ी हुई है। सही। जो बोर का पानी लेकर आते हैं और वहां के जो इलाका है, जो इलाका मकीन है, जो गोट है, उसमें लेन का पानी नहीं है, वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। अब चौकी की जो बोर का पानी है, तो दूसरी तरफ से सिंध गवर्नमेंट खासकर वाटर बोर्ड जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी लोडिंग हो रहा है, गैर कानूनी कनेक्शन से पानी लोड, उसमें तो बिल्कुल वाटर बोर्ड वाले उसमें मुलव्वस है। जो अभी मैंने सुना कि एमडी वाटर बोर्ड को हटाया, वो मुलव्वस है। जहां आडा हो, जाहिर बात है एक जगह में अगर आपको 1000 रुपए की चीज मिलती है, दूसरी जगह में आपको 500 मिलते, तो वहां आप 3 घंटे इंतजार करोगे, यहाँ आप 5 मिनट में फारिग हो जाते हो, तो आप किसके पास जाओगे? वो तो उनकी गफलत की वजह से हो रहा है। अब जो आप चौकी से पानी आते हैं, बोर का पानी आते हैं, जो 100 फुट नीचे की बोर का पानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, और वो तो मैंने पहले बताया कि इंडस्ट्री काटेज में, बेंस बाड़े में इस्तेमाल हो रहा है। तो कह रहे हैं कि नहीं कि आप चौकी की पानी सिंध के हदूद में नहीं आ सकते। ये मैं तो हैरान हूँ, एक ही पाकिस्तान है, कौन सा हमने बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है ईरान के या अफगानिस्तान के, इंडिया के? आप चौकी के लोग तो वही बोर का पानी पीते हैं। तो ये एक सूझ बना हुआ है ना, सिर्फ इसलिए जो हेवी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए। हालांकि हेवी ट्रांसपोर्ट से सबसे ज्यादा टैक्स अगर जाते हैं वो हेवी ट्रांसपोर्ट से हमारे गवर्नमेंट के खसारे में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं आवाम की रिलीफ की बात हो रही होती है तो बट लिवरेज हमें भी दे देनी चाहिए ना। मतलब ये जो कॉन्सेप्शन है कि भाई हुदूद में नहीं आता और ये सारी चीज़ों को कहीं एक पार रख देना चाहिए जब कहीं बात हो रही हो आवाम की रिलीफ की। शरीफ साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता रही हूँ। एक्टिंग बड़ा टाइम टेकिंग होता है, बहुत पूरा दिन आपका निकल जाता है। मतलब आप सुबह जाएं फिर आप मतलब रात, तो फैमिली कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली, दोस्त सर्कल, ये कैसे मैनेज करते हैं? जी बस जब हम शूट पर जाते हैं तो सब घर वालों को पता होता है ही शूट पर गए, तो एक कॉल भी नहीं आती पूरे दिन में। अगर किसी को कोई बात भी करनी हो, तो मैं कह रही हूँ
सर कहाँ होते हैं ऐसे लोग? नहीं, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये प्रॉपर काम है, कोई शौक या मजाक नहीं है, ये काम है। बिल्कुल। तो जब आप ऐसे काम में जा रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव है और यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, वहाँ आपकी कॉल नहीं आनी चाहिए, बजनी नहीं चाहिए। फिर आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो पूरी एक स्टोरी आप अपने दिमाग में लेते हैं, अंदर तारी करनी पड़ती है। तारी करनी पड़ती है, और ऊपर से आपके घर से कोई कॉल आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात, तो जिससे आपको टेंस और वो जो आपने याद किया वो सब मिट जाएगा। तो इसलिए ऐसा बताया हुआ होता है, है, ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए घर वालों को बताया हुआ, अगर आपकी कोई भी कॉल आ जाए तो ये समझे कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि मुझे क्या करना था यहाँ, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये काम करूं तो मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, तब कोई कॉल नहीं करता। हाँ, मैं खुद जब फ्री होता हूँ तो फिर कॉल करके पूछता हूँ सब ठीक है। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो कि मतलब एक्टिंग से ही रिलेटेड हो और वो आप कभी भूलते ना हो, कोई कैरेक्टर ऐसा मिल गया हो या कोई सीन में ऐसा कोई रिटेक करने का मतलब ऐसी कोई चीज हो गई हो, सडन कोई मिसहैप हो गया, कोई चीज हो गई जो आप कभी भूलते ना हो? मैं भूलता ये नहीं हूँ कि जब मैं शुरू में जब ये करने लगा तो हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती थी, दिल इतना धड़कता था कि बहुत ज्यादा। तो सर वो तो आपके फ्रंट पे कोई फीमेल एक्ट्रेस होंगी ना, तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। काम का वक्त मैं नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं है, मैंने पहले बताया। तो ये कि बहुत दिल धड़कता था, मतलब शुरू में। अब अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है, दिल करता है कि और काम किए चले जाओ। अब तो माशाल्लाह से इतना रच बस गए हैं चीजों में, सारा कुछ हो गया। ये बस सडन हम वन टेक वाले आर्टिस्ट बन गए, ये लोग बोलते हैं यार मतलब एक टेक में ये अरे ये तो कर लेंगे। अच्छा, कितना प्राउड मोमेंट होता है जब आपको अपने बारे में ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिले, अरे इनका मसला नहीं, ये तो वन टेक में कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ऐसा कैरेक्टर या कुछ ऐसा काम होता है तो डायरेक्टर कहता है कि ये आप करें। मैंने कहा आपको पता है मैं कर लूंगा? कहते हाँ मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। हाँ। मैं कहता हूँ यार मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता कि मैं ये काम सब पता होता है। उनको सब पता होता है, और जिससे उन्होंने काम लेना होता है ना, वो जानते हैं कि हाँ ये कर लेगा। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे काम किए। तो मैं तो हमेशा डायरेक्टर्स के लिए लाइन बोलती हूँ कि डायरेक्टर्स को कभी भी डायरेक्शन मत दिखाएं कि भाई ये डायरेक्शन है, क्योंकि वो फिर आपको आपकी डायरेक्शन दिखा देंगे। नहीं, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा सीन होता है, कोई ऐसी लाइनें होती हैं जो फ्लो में एक्टर को बोलनी पड़ती हैं, तो वो हो जाती है बातचीत कि अगर हम इसको ऐसा कर लें तो मैनेज हो जाता है। वो तो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं ना सर, 5 उंगलियां एक बराबर थोड़ी होती हैं। नहीं, जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, जो समझते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो फिर आपको गो हेड मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। कहते हैं भाई ठीक है, क्योंकि वो कंसीव किया होता है पूरा ड्रामा, हम सीन कंसीव किए हुए होते हैं, वो पूरा ड्रामा उसको पता होता है, तो इसलिए हमें वैसे उसी के कहने से चलना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी बात होती है कि बंदा यार मैं वहां था, वहां से मैं यहाँ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो कहते हैं हाँ यार ठीक है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे हमने जो है वो मलिक मसूद साहब से बात की थी कि भाई क्वालिटी पे किस तरह से काम किया जाता है, पानी की जो टैंकर्स की जो पानी की क्वालिटी है उस पर कैसे काम किया जाता है। ऐसी डॉक्टर आजम मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब हमने अतायत की बात की, जब हमने और चीज़ों की बात की, तो यकीनन जब हम एस्थेटिक या कॉस्मेटोलॉजी की तरफ आते हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भी कॉपीज़ भी बन रही होंगी और बेतहाशा तादाद में बन रही होंगी जो कि लो कॉस्ट में आपको अवेलेबल होंगी। तो उनकी किस तरह से हम डिफाइन कैसे करें, देखें कैसे, हमें तफरीक कैसे होगी कि भाई ये कॉपी है और ये ओरिजिनल है? देखिए, एस्थेटिक के अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं वो आम मेडिकल स्टोर से आपको नहीं मिलेंगी। सही। पहली चीज़ तो ये आप क्लियर हो जाए। मतलब जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर ये समझते हैं कि अगर कोई डॉक्टर लिख के दे रहा है, पहली बात तो वो लिख के नहीं देगा क्योंकि मिलेगी नहीं वो प्रोडक्ट। सही है। वो तमाम के तमाम, मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि क्या नाम है, ये तमाम प्रोसीजर्स पहले बाहर के वर्ल्ड में होते थे, यूरोप में होते थे। लोग जो पैसे वाले होते थे वो वहाँ जाके कोई आई लिफ्टिंग करा के आ गया, कोई बोटॉक्स करा के आ गया, कोई थ्रेड डलवा के आ गया। मुख्तलिफ लोगों पे तनकीद भी वक्तन फ़वक्तन होती रहती है कि भाई सारा जो है ना फेस पे पैसा लग रहा है लोगों का। तो कहने का मकसद ये है कि वो पैसे वाले लोगों का काम था, और पैसे वाले लोग जो थे वो बाहर के ममालिक में जाके वो तमाम प्रोसीजर्स वो जो है वो वहाँ करा लेते थे। लेकिन ये कि अब उन कंपनीज़ ने, उन वेंडर्स ने जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और प्लस जो है वहाँ के डॉक्टर्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के डॉक्टरों को भी जो है इस पे जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या बात है। तो उन्होंने यहाँ पे आके हमारी यहाँ की कम्युनिटी जो हमारी डिफरेंट एसोसिएशंस है, डर्माटोलॉजी की एसोसिएशंस है या एस्थेटिक की एसोसिएशंस है, उन डॉक्टर हजरात ने उन लोगों को यहाँ इनवाइट किया और उन्होंने आके यहाँ पे डॉक्टरों को ट्रेन किया और उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज दिया है। ना सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत ही महंगी किस्म की मशीनरी जो कि एस्थेटिक
आयुर्वेदिक के अंदर यूज़ हो रही होती है, चाहे वो लेज़र की मशीन्स की बात कर लें, चाहे मतलब डिफरेंट तरह की जो भी मशीन्स हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो या तो कोरिया से आ रही है या चाइना से या अमेरिका से या इटली से, इन ममालिक से आ रही है और इन्हीं ममालिक की प्रोडक्ट्स भी आ रही है। सही। अब उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से पेशेंट ने ये अपनी पॉकेट के हिसाब से ये डिसाइड करना होता है। लेट सपोज अगर फ़ोन्स की बात कर रहे हैं, कहीं एंड्रॉयड फ़ोन है तो कहीं एप्पल का फ़ोन है, तो आप उसका डिफरेंस आपको Differentiate पता करना, बिल्कुल है। ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो कितना अरसा तक चलेगी। अगर अच्छी लॉन्ग टर्म लास्टिंग वाली चीज़ अगर आपने यूज़ करानी है तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो वो कॉस्टिंग अगर डॉक्टर बताता है आपको, लेट सपोज कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि ये प्रोसीजर लेट सपोज फिलर जो है वो इतने में हो रहा है, तो अब वो पेशेंट परेशान हो जाता है कि फलाने डॉक्टर के पास गया तो वो इतना महंगा बता रहा है। तो माइट भी पॉसिबल कि उस डॉक्टर के पास जिसके पास गया तो हो सकता है उसने जो प्राइस बताई हो वो किसी यूएसए के ब्रांड की बता दी हो। ब्रांड्स भी तो different ब्रांड का सिलेक्शन लाजिम है। ये आप पूछ लें कि अगर पेशेंट की हद तक ये बात ज़रूरी है कि अगर वो पेशेंट जाता है तो बोले कि सर आप कौन सी ब्रांड का मेरे ऊपर जो है ड्रग यूज करने लगे हैं, वो आप पेशेंट अगर पूछना चाहे तो ये इतनी राइट है know-how उसके तो खैर पास। खुद भी होनी चाहिए, हाँ। इतनी अवेयरनेस तो खुद भी तो होनी उसके चाहिए। हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बनेगी। तो ये खातिर ख्वाह अपने पास रखें कि खातिर जमा रखें कि वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी नहीं है और वो बाहर से आ रही है। हाँ, दूसरी अगर मेडिसिन की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब थी, जो कि सुकड़ के बिल्कुल कम हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि उसकी जो मी टू प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई, यानी लोकल कंपनीज जो बनी है वो मल्टीपल कंपनीज बन गई। आप देखें अपने इर्द गिर्द फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, तो मल्टीपल फार्मा कंपनियां जो पाकिस्तान की जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐसा नहीं कि हमारी पाकिस्तानी कौम किसी से पीछे है। तो उन्होंने उससे वो जो महंगी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थी, जो नॉर्मली मेडिसिन जो बंदा खा रहा होता है टेम्परेचर में XYZ सारी चीज़ों में, तो उसके अब जो मी टू प्रोडक्ट्स बनी है वो भी बहुत अच्छी बनी है, वो भी और effective हैं, वो भी इफेक्टिव है। और बड़ी बड़ी अच्छी जो है हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाई और वो सस्ते दामों पे उसकी बनिस्बत मिल रही है। मतलब लोगों के लिए वही बात है, फायदे हाँ, वाली बात फायदे है। की बात। मलिक मसूद साहब, मैं आपसे जरूर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आपने एक तो बताया कि भाई गाड़ियां वाड़ियां रोक लेते हैं या बॉर्डर के मसलों की वजह से मना कर देते हैं टैंकर्स का, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो टैंकर मालिकान इसका शिकार है? इस वक्त जो टैंकर मालिकान इसका शिकार है, ये गाड़ियां जो पकड़ते हैं, जो पानी हसन पीर और सकरान से बोर का पानी लेके आते हैं, तो ये रेंजर और वाटर बोर्ड मिलकर ये गाड़ियां पकड़ लेते। एक तो गाड़ियां तकरीबन 15 दिन 16 दिन 1 महीने आपको अपनी गाड़ियां नहीं देते। अगर कानूनी तरफ जाए तो अगर वो पानी माना है या गैर कानूनी कनेक्शन से पानी भर है तो उस पर FIR किया जाए। ये जरूरी नहीं कि आप गाड़ियां रुकवाओ और फिर उस पर इससे पहले जो जुर्माना लगाया 3.5 लाख से लेकर, आपने भी टीवी में देखा होगा, 15 लाख तक जुर्माना लगाया। 1000 गैलन का फिर 10,000 गैलन, 15 लाख जुर्माना लगाया। तो उस पर हमने फिर बाला अफसरान से दरख्वास्त किया और हमने मीटिंग किया। वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक हमने वाटर बोर्ड के ऑफिस में पैसा जमा करवा के अपना गाड़ी 1.5 महीने के बाद छुड़वाया। सही। अब तकरीबन 15-20 दिन हो गया जो 20-25 गाड़ियां पकड़ी हुई रईस गोड़ से मुख्तलिफ इलाकों से, सही। वो अभी तक भी मतलब एक मेजर रिलीज मसला है नहीं। जिसका सामना करना पड़ रहा तो है। सामना ये है कि अगर ये मैं बाला अफसरान से दरख्वास्त करता हूँ, उनको अजाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीबों का रोजी न छीना जाए, इनके जोले चलने दो। क्योंकि इतने गरीब आवाम है जिन लोगों ने किश्त पर गाड़ी लिया हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने उसकी गाड़ी खड़ा रहती और उसके बाद फिर जुर्माना लगाकर गाड़ियां रिलीज देते। अगर आप कौन सी आप चौकी और सीध बॉर्डर है, इसमें पानी उधर से लोड करते हैं या यहाँ से लोड करते, कौन से कानून के तहत ये पानी माने हैं? कोई न मंशियात है न डीजल है, वैसे तो सब कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और जो अनलीगल चीजें पानी है लोगों की इस्तेमाल के लिए हो रहे, अवाम को रिलीफ मिल रहे और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है और इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे। इस वक्त तो वैसे भी पानी का लेन तो लगाया ही नहीं। आप हमारे बल्दिया टाउन में आओ, वहाँ कोई पानी का लेन नहीं लगा हुआ इतिहाद टाउन में, और ऐसा ही लग रहा है कि कराची का ऐसा ही नहीं लगते। बाकी आप रोड के हवाले से बात कर रहे हो, वो तो बहुत लंबी कहानी, वो तो बहुत लंबी कहानी है, उस तरफ में नहीं जाऊंगा। मगर मैंने जाना कि हमारी दरख्वास्त है कि हमारी गाड़ी न पकड़ जाए और हमें सकरान, हसन पीर और आपचा की पानी खोल दिया जाए। बिल्कुल। ये और गैर कानूनी गैर कनेक्शन अगर कोई पानी लोड करता है, कोई लेन तोड़कर पानी लोड करते हैं, तो मैं आपके साथ हूं।
उसके क्या खिलाफ बात- कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत खूबसूरत बात की है मलिक मसूद साहब ने, और यकीनन ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो आप लोगों तक कन्वे हुआ है। और जो भी आला अफसरान देख रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हमें देख रहे हैं जो कि थोड़ा सा मतलब लगते हैं इस चीज़ पे थोड़ा काम कर सकते हैं, तो वो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर काम करें। शरीफ साहब, शो का वक्त बिल्कुल अपने एंड तक पहुंच गया। मैं चाहूँगी हमारी जो यंग यूथ हमें देख रही है कि हमारा शो टारगेट करता है हमारी यूथ को ना, बहुत ज़्यादा हमारी यूथ एम्पावर करने के लिए हम बड़े कोशिश करते रहते हैं। छोटी सी कोशिश है कि भाई किसी ना किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, लेकिन जो लोग एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, अभी नए हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि ये प्रॉपर एक काम है, ये एक इंडस्ट्री है, इसे इस तरह से बिल्कुल आकर एंट्री नहीं करें, बल्कि इस काम को सीखें। क्या बात है। क्योंकि अब तक जितने लेजेंड्स हैं, जितने पुराने एक्टर्स हैं, वो सब जो है स्ट्रगल करके आए, काम सीख कर आए। तो अब जो आ रहे हैं वो सीखे बगैर वो कहते हैं कि बस हमें पैसे कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए ये नहीं है, ये एक आर्ट है। आर्ट को आपको आर्ट के अंदाज से ही करना है, जब जाके आप इंटरटेन कर सकते हैं, जब जाके आप लोगों को अपनी एक्टिंग से मुतासिर कर सकते ऐसा हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इस काम को सीखें और उसके बाद इस इंडस्ट्री में कदम रखें। बिल्कुल, आपको नो हाउ होनी चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में आप आगे जा रहे हो, आपको यकीनन जो है वो पता होना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं और आपने उसको सीखा है नहीं सीखा। डॉक्टर आजम, एस्थेटिक को, इस फील्ड को हम मजीद कुछ कैसे बेहतर बना सकते हैं? मैं चाहूंगी चंद लफ्जों में कोई तजावीज़ अगर आप देना चाहें। मैं आपके शो के इस इख्तिताम के ऊपर चंद जुमले अपनी इस यूथ के नाम करना चाहूँगा कि हमारे बाद जो है, हमारे मुल्क के बाद चाइना ने जो है आज़ादी हासिल की, और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने हमारे बाद आज़ादी हासिल की, लेकिन अगर उनका तरक्की का मेयार देखें तो वो इस वक्त पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। चाइना को ही देख लें आप। अब उसकी मेन वजह क्या थी? उसकी मेन वजह है तालीम। क्या बात। तो अगर हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ पे फोकस कर ले, जिन कौमों ने तरक्की की है उसका मेन जो डिफरेंस पॉइंट था वो है तालीम, एजुकेशन। अगर आपने अपने इस मुल्क को किसी भी फील्ड में आगे लेकर जाना है और उसका लोहा मनवाना है, चाहे वो एस्थेटिक की दुनिया हो, चाहे वो कोई भी, हाँ, कोई भी फील्ड हो, तो मेरे ख्याल में अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इन हालात के बावजूद, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी की साइड इस वक्त चल रही है, उसके बावजूद अगर आपको म्यारी तालीम दिलाने के लिए आपके पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी खातिर ख्वाह कोशिश करें कि क्या नाम है, जिस चीज़ के लिए आपको इस वक्त, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू शुड हैव टू पुट योर फुल एनर्जीज ऑन योर एकेडमी। बहुत पॉजिटिव मैसेज के साथ, क्योंकि बिल्कुल टाइम हमारा जो है वो अख्ताम पे पहुंच चुका है। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर होने वाली है आपसे मुलाकात सेम टाइमिंग पे, सुबह 10 से 12 होंगे लाइव आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।